हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्टली वेलकम है। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 4 जो कि आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया का, उसे डील करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किनका पार्टिसिपेशन रहा और अलग अलग लोगों के लिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था। देन फाइनली वी विल सी कि लोगों के मन में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की और यूनिटी लाने की पहल कैसे की गई और किन किन फैक्टर्स के कारण यहाँ के लोग यूनाइट हुए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में क्या डील किया है। हमने जाना कि गांधी जी कैसे भारत आए और उन्होंने भारत आकर सत्याग्रह के आइडिया के साथ फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया, हाउएवर वायलेंट हो जाने के कारण उसे वापस ले लिया गया। बाद में फिर उन्होंने एक बड़े मूवमेंट दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था। आज हम लोग देखते हैं कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा और अलग अलग लोगों के लिए इस मूवमेंट के क्या मायने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं कंट्री साइड से। अगर हम कंट्री साइड से देखें, कंट्री साइड यानी कि गांव वगैरह के एरियाज़ के आसपास देखें, तो यहाँ पर पे भी कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, जैसे गुजरात के पाटीदास और आपके उत्तर प्रदेश के जट। ये लोग जो ग्रुप थे वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। अब आते हैं इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, स्वराज क्या था और ये पार्टिसिपेट क्यों किए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि सरकार जो ब्रिटिश इनसे हाई रेवेन्यू चार्ज कर रही है उस रेवेन्यू को वो माफ़ कर दे या उसे कम कर दे। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ था कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसके कारण हमारे यहाँ के पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट इन लोगों पे पड़ा। वैसे ये जो कंट्री साइड के जो पेजेंट कम्युनिटीज़ थे ये भी सफ़र किए। हुआ क्या, इनके भी गुड्स का एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो फॉल करने लग गए और सरकार जो है वो अपना रेवेन्यू तो डिमांड कर ही रही थी। तब ये जो आपके पेजेंट कम्युनिटीज़ थे ये चाहते थे कि सरकार जो है उस रेवेन्यू डिमांड को कम कर दे और नहीं तो उस रेवेन्यू डिमांड को माफ़ कर दे, क्योंकि हमारी कमाई तो हो ही नहीं रही है। अगर हमारी कमाई नहीं हो रही है तो हम पेमेंट कहाँ से करेंगे। ये सोच करके इन लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। इन लोगों का पार्टिसिपेशन का मतलब यही था कि हम ब्रिटिश को रेवेन्यू नहीं देंगे और इसीलिए ये हिस्सा बने इस मूवमेंट का। इनफैक्ट ये खुद तो देने से मना करते ही थे, पर आसपास के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लेते थे और उनको भी इन्फ्लुएंस करते थे कि अगर आए कोई रेवेन्यू मांगने तो उन्हें रेवेन्यू ना दे। इनिशियली इनका पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव था, बहुत एक्टिवली इंथुजियास्टिकली ये लोग पार्टिसिपेट किए। बट जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि वो भी वायलेंट होने लग गया था, ब्रिटिश ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया था, इसलिए गांधी जी ने इसे कॉल ऑफ कर लिया और गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था। बस तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ तो ये जो पेजेंट कम्युनिटीज़ हैं इन्हें बहुत दुख पहुंचा। क्यों दुख पहुंचा? क्योंकि इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी। इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी मतलब कि रेवेन्यू ना ही कम हुआ ना ही माफ़ किया गया, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए। पर गांधी जी जब वापस लौट करके अगेन मूवमेंट को स्टार्ट किए तो उस समय ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इनको लगा भाई पहले तो इतना किए, कुछ तो हासिल हुआ नहीं, तो अब क्या हासिल होगा। यही सोच करके इनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा जब मूवमेंट को रीलॉन्च किया गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पेजेंट्री क्लास। अब जैसे जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की कमाई भी घटती चली जा रही थी। यहाँ तो वैसे भी किसान ज़्यादा थे या जो लेबर करते थे फार्म लेबर से उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो अब आप देखें बड़े किसानों को तो हमने पीछे ही देख लिया कि कैसे उनको असर पड़ा, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। वहीं जो छोटे मोटे किसान थे उनका भी कैश इनकम डिक्लाइन हुआ और ये अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे थे। अब इनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो इनके लैंडलॉर्ड हैं वो इनका रेंट माफ़ कर दे, जो रेंट ये नहीं दे पाए हैं वो उन्हें माफ़ कर दे। इसलिए ये लोग इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। और मोरोवर ये मूवमेंट नहीं बल्कि ये बहुत सारे मूवमेंट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते आए थे जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था।
क्लियर है? याद रहेगा जो रिच पेजेंट्स थे वो क्यों पार्टिसिपेट किए थे? हाई रेवेन्यू को वेव ऑफ करवाने के लिए या कम करवाने के लिए, जबकि जो आपके स्मॉल टेनेंट्स थे ये क्यों पार्टिसिपेट किए थे? तो ये पार्टिसिपेट किए थे कि लैंडलॉर्ड से इनका रेंट माफ करवा दिया जाए। अब ये इनके लिए स्वराज का मतलब ये था, बट आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस जो है वो इनके इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। दे वर रेडी इस मूवमेंट का पार्टिसिपेट बनने के लिए, बट जो आपके कांग्रेस है वो इनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती थी। क्या कोई आंसर कर सकते हो क्यों? तो लेट मी टेल यू, वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि कांग्रेस में जो बड़े नेता थे या जिनसे इनकी फंडिंग वगैरह चलती थी वो खुद बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। यानी अगर वो इन स्मॉल टेनेंट की बात मानती तो आखिर उनके लैंडलॉर्ड तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता ही हैं, तो वो आहत हो जाते। इससे कांग्रेस पार्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। यही कारण था कि कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, और इस कारण से ये हुआ कि ये जो गरीब किसान है और जो कांग्रेस है इनके बीच रिलेशन जो है वो अनसर्टेन रहा और इनके बीच में एक दूरी बनी रही। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा आता है बिजनेस क्लास। अब देखिए बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब क्या था? तो बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था कि ब्रिटिश जो है उस बिजनेस में जितने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, ये टैक्स वो सबको हटा दे और ट्रेड एंड इंडस्ट्री आसानी से बिना किसी रोक रुकावट के कैरी आउट हो सके। याद रहेगा, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। रिच पेजेंट के लिए स्वराज का मतलब था रेवेन्यू को वेव ऑफ कर देना, हाई रेवेन्यूज को, जबकि स्मॉल टेनेंट्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि रेंट माफ कर दिया जाए लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का क्या मतलब था? तो बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था कि बिजनेस पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसको ब्रिटिश हटा दे, और इसके अलावा जो भी बाहर विदेशी चीज़ें जो भारत में आ रही हैं, जो इंपोर्ट की जा रही हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले, यानी कि बाहर की चीज़ों के इंपोर्ट पे रोक लगाया जा सके ताकि ये लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करके मार्केट में बेच सके। और फॉरेन एक्सचेंज रेशियो को भी मेंटेन किया जाए। फॉरेन एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? तो मेरे करेंसी किसी दूसरे करेंसी के टर्म्स में क्या वैल्यू है, ताकि मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेशियो कहते हैं। क्लियर है? अब इस बिजनेस क्लास ने अपने आइडिया को फुलफिल करने के लिए, अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए एक ग्रुप बनाई थी जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। क्या नाम था इस ग्रुप का? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जिसको हम जो कि 1920 में बनाया गया। इसके बाद ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो बाद में 1927 में एक और नई बॉडी बनी जिसका नाम था फिक्की। क्या नाम था? फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनके लीडर कौन कौन थे जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे? इनमें थे जो बड़े बड़े उस समय के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एटसेट्रा। अब आते हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गया कि बिजनेस क्लास के लिए क्या मतलब था। अब आते हैं कांग्रेस का रिस्पॉन्स इनको कैसा था। तो भाई कांग्रेस इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही थी। क्यों सपोर्ट कर रही थी? वो इसलिए सपोर्ट कर रही थी कि ये बिजनेस क्लास पीपल ही थे जो कांग्रेस को फंडिंग प्रोवाइड कराते थे। आपको पता है ना, कोई भी पार्टी रन करने के लिए फंड्स चाहिए होते, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो जो फंडिंग थी, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, वो बिजनेस क्लास के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती थी। इसलिए कांग्रेस इनके सपोर्ट में थे। ओके, और बिजनेस क्लास कैसे सपोर्ट कर रहा था कांग्रेस को? फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा बना। कैसे? तो इंपोर्टेड गुड्स को बॉयकॉट करके। इनिशियली यानी कह लो कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, बट जैसे ही गांधी जी ने अचानक से रोक दिया इस मूवमेंट को और उसके बाद चले गए आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और वहाँ पे भी पता चला कि कोई खास फायदा नहीं हुआ है, तो इनका इंथुजियाज्म भी ठप पड़ गया और ये भी शांत हो गए, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ कि भाई इससे कोई फायदा नहीं है, ये मूवमेंट से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं, नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रियल क्लास। अब इंडस्ट्रियल क्लास अगर हम देखें तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस क्लास से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुए। एक आध जगह ही थे जहाँ पे इस क्लास से पार्टिसिपेशन देखा गया, और वो था नागपुर। एक्चुअली हुआ क्या था, कारण क्या था? तो देखिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे ये थे गरीब तबके के लोग। अब जो बड़े इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव था कांग्रेस के साथ। बहुत सारे तो इंडियन इंडस्ट्रियल पीपल भी थे ना,
तो उनका जुड़ाव जो था वो किनके साथ था? कांग्रेस के साथ था। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस वर्कर्स का जो डिमांड है, जैसे वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनका सैलरी बढ़ाया जाए, वेजेस बढ़ाया जाए और उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, तो वो इस सोच के साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे। लेकिन आप एक बात बताओ, वो इंडस्ट्रियल जिसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक कर रहे हैं वर्कर, वो तो खुद कांग्रेस के सपोर्ट में है, वो तो कांग्रेस के साथ ही है भाई, उनका फंडिंग चलता है वहाँ से, तो क्या वो वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे? नहीं। तो इसलिए इनके बीच में भी जो गैप है वो बड़ा रहा और कांग्रेस जो है वो इनको अपने जो भी मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं सोची, या सोची तो अवॉइड कर रही थी। पर फिर भी इनमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए, डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किए। इवन आपके छोटा नागपुर में जो टिन माइंस है, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन्होंने गांधी कैप पहना और रैली निकाला और बॉयकॉट कैंपेन्स किए टू सपोर्ट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए हो? तो अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आते हैं विमेन। अगर हम देखें तो सिविल डिसोबीडियंस वो मूवमेंट रहा है जिसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत देखने को मिला। इनफैक्ट ये वो फेज था जिसमें महिलाएं ये समझने लगी कि देश की सेवा महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा सेक्रेड ड्यूटी होता है। इनफैक्ट आपको पता होगा जब गांधी जी सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किए तो उस समय सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन देखने को मिला था तो ये महिलाओं का ही था। महिलाएं अपना काम वाम करके घर से आती थी, जिस गांव में गांधी जी जाते थे वहीं की महिलाएं गांधी जी को आके बैठ के सुना करती थी। साथ ही साथ मार्च में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नमक बना करके गांधी जी के सॉल्ट लॉ को भी के साथ सपोर्ट करके सॉल्ट लॉ को भी ब्रेक किया। फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट किया, लीकर शॉप्स को पिकेट किया। इनफैक्ट लीकर शॉप्स जितने भी पिकेटिंग हुई थी ना, लीकर शॉप पिकेटिंग याद है ना, लीकर शॉप के बाहर में ग्रुप बना करके खड़े हो जाना और किसी को एंट्री नहीं करने देना, वही। इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही पार्टिसिपेशन रहा। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो जेल तक गई हैं। अगर हम देखें कि महिलाओं में भी किन का पार्टिसिपेशन था, तो देखने को ये मिलता है कि शहरों में जो ऊंचे खानदान की औरतें थीं, हाई कास्ट फैमिलीज जो थीं, ये लोग पार्टिसिपेट की। वहीं गांव वगैरह में जो अमीर किसान वगैरह के यहाँ से जो परिवार से आती थी महिलाएं, वो पार्टिसिपेट की। क्लियर है? तो ये वो ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे आता है कि कांग्रेस का व्यू पॉइंट क्या था इनको लेकर के। तो नो डाउट कांग्रेस विमेन के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट किया, बट कोई पॉलिटिकल रोल महिलाओं को प्रोवाइड नहीं किया गया। मतलब कहने को महिलाएं एक्टिव पार्टिसिपेंट रही, बट सोसाइटी में महिलाओं की स्टेटस ऊंची नहीं हुई। गांधी जी का मानना था कि महिलाएं जो हैं वो होती इसलिए ही हैं कि वो घर में रहे, अच्छी माँ बन सके, अच्छी पत्नी बन सके और अच्छी बहू बन सके। उनकी जिम्मेदारी घर संभालना है, पॉलिटिकल वगैरह में उनका कोई खास रोल नहीं है। और साथ ही साथ कांग्रेस में भी बहुत सारे कट्टर हिंदू थे, और कट्टर हिंदुओं में तो भाई महिला है तो पर्दे में रहो, घर में बंद रहो, कैद रहो, इसलिए वो भी महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करवाए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो याद रहेगा हमने कौन कौन से ग्रुप देखे। सबसे पहले हमने देखे रिच पेजेंट्स के ग्रुप, फिर हमने देखे पुअर पेजेंट्स के ग्रुप जो स्मॉल टेनेंट्स से उनके ग्रुप, फिर हमने देखे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में, और फिर हमने जाना बिजनेस क्लास, एंड फाइनली हमने विमेन के बारे में जाना। होपफुली आपको ये 5 ग्रुप का पार्टिसिपेशन समझ में आया है और कांग्रेस का कैसा रिस्पॉन्स था इनके पार्टिसिपेशन को लेकर के वो भी समझ में आया है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूँगी आपको आंसर्स प्रोवाइड कराने के लिए। So this was the participation rate and this were the things जो कि पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला जिनका। अब आते हैं एक और ग्रुप था जहाँ पर पे देखने को मिला कि कांग्रेस के साथ उनकी दूरी बढ़ती चली गई। तो ये कौन सा ग्रुप था? लेट्स सी इनमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप था दलित का। शुरुआती ही समय से कांग्रेस जो है वो हमेशा से दलित को इग्नोर करते आई है। कोई बता सकेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि दलित नीची जाति थे और कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स ऊंची जाति के थे। जैसे मैंने अभी पीछे कहा, कट्टर हिंदू, तो ऑब्वियस ही बात है वो ऊंच नीच का भेदभाव बहुत फॉलो करते थे। इसलिए गांधी जी ने भी अपनी साइड से पूरी कोशिश की थी ये ऊंच नीच की दूरी को मिटाने की, बट वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कुछ खास नहीं रहे, सक्सेसफुल रहे, बट कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो कांग्रेस के भी मन में डर था कि अगर हम दलित को सपोर्ट करते हैं तो सनतनी जो हैं वो हमसे दूर चले जाएंगे, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
इसीलिए कुछ दलित लीडर्स जो थे वो अपना ग्रुप बनाए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब ये लोग डिमांड करने लगे कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और इन्हें रिजर्वेशंस दिया जाए। इनफैक्ट इनका झगड़ा, मतलब इनका डिमांड इतना बढ़ गया कि गांधी जी बहुत गुस्सा गए और इनके और गांधी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इनफैक्ट। और गांधी जी ने सीधे घोषणा कर दी, अब मैं अनशन पे बैठा रहूंगा जब तक कि B.R. अम्बेडकर अपना डिमांड वापस ना ले ले सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब भाई करे तो करे क्या, फाइनली B.R. अम्बेडकर और गांधी जी ने बैठ करके समझौता किया और उस समझौते के तहत एक पैक्ट साइन हुआ था, याद रखोगे। उस पैक्ट का नाम है पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट साइन हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के तहत B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ दी, बदले में ये डिमांड किया गया कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और याद रखना वो रिजर्वेशन हमारे यहाँ आज भी चला आ रहा है। ST/SC जो रिजर्वेशन है वो यही रिजर्वेशन है जो कि उस समय ही शुरू कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं आगे, अब नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं। तो देखा ये जानने लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू ग्रुप के साथ ज़्यादा जुड़ चुकी थी, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे कि हिंदू महासभा। यानी कि कांग्रेस में हिंदू लोगों का ही मेजॉरिटी रहने लगा, और वो भी कौन हिंदू? तो अमीर हिंदू, बड़े बड़े पीपल जो थे, जो कट्टर थे वो लोग। तो इसके कारण जो उनके ऑपोजिट थे, जैसे कि नीची जाति हो गई, महिलाएं हो गई, या आपके मुस्लिम्स हो गए, ये सारे अपने को अलूफ फील करने लगे, अपने आप को एलियनेटेड फील करने लग गए, और इस कारण से कांग्रेस और उनके बीच में दूरी बढ़ती चली गई। क्लियर है? और यही दूरी बढ़ने के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ के बीच में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोगों के मन में एकजुटता की भावना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना कैसे फैलाई गई। तो इसके लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे पहला टूल था इमेज। भारत माता का एक इमेज बनाया गया ताकि लोगों के मन में पर्सोनिफाई कर दिया जाए मदरलैंड को, और पर्सोनिफाई करके कहते हैं ना कि इंसान होता है तो इंसान के साथ फीलिंग जुड़ती है, तो बस वही फीलिंग क्रिएट करने के लिए ये प्लान किया गया। अब इंडिया के आइडेंटिटी को एक इमेज दे दिया गया, एक फॉर्म दे दिया गया, और एक टाइटल दे दिया गया भारत माता का। क्या टाइटल दिया गया, क्या नाम दे दिया गया? भारत माता। अब आप उसको मॉम की तरह ट्रीट करो तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आपकी माँ को कोई दुख पहुँचाए, आप बर्दाश्त करोगे? नहीं। तो बस इससे आपके मन में देश के लिए भी एक भावना जागी, एक इमोशन जागा। अच्छा, ये जो पहली बार भारत माता का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ये लाए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन लाए थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने इनफैक्ट एक पोएम तक लिख डाली थी जो आप लोग अपने स्कूल में एवरीडे बोलते भी हो, गाते भी हो। कौन सी थी? वंदे मातरम। वैसे ही अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक इमेज ही बना डाली, देखो जो आपके बुक में है। और इस पेंटिंग में उन्हें एक एसेटिक फिगर, एक संत की तरह दिखाया गया है। और देखो उनके हाथ में कपड़ा है, पढ़ाई के लिए पोथी है, धान है, पूजा वाला मटेरियल है। तो इस तरीके से उनको सिग्निफाई किया गया। वैसे ही एक और इमेज बनाई गई थी जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट मुझे लगता है वो बताना चाहिए। पहली जो इमेज आई थी ना भारत माता की, वो इमेज जो है वो बहुत हद तक मैच कर रही थी जो दुर्गा माँ होती है ना उनसे। अब इस जगह से भी पता है एक गैप क्रिएट हुआ था मुस्लिम और हिंदू के बीच में। बता सकते हो क्यों? वो इसलिए कि जो पहली इमेज आई थी भारत माता की वो शेरावाली माँ से मैच करती थी, तो मुस्लिम को खुद को फील होने लगा कि हम एलियनेटेड और हम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। तो वो एक नेगेटिव काम किया था, पर बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये इमेज बनाई जो कि थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स गेन की। वैसे ही बहुत सारे फोकलोर लिखे गए, पुराने जो हमारे अचीवमेंट्स थे उनको याद किया गया, कहानियों में, गानों में लिखा गया, ताकि लोगों के अंदर में प्राउडनेस की फीलिंग को जगाई जा सके। जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, मीट्स को कलेक्ट करना शुरू किया। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने तो 4 वॉल्यूम की किताबी लिख डाली जिसमें सदर्न इंडिया के जितने भी फोकलोज है या फोक टेल्स हैं, जो पुरानी कथाएं हैं, उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया ताकि लोगों के मन में देश के लिए फीलिंग जगाए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सुने हो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बस ये सोने की चिड़िया के डायलॉग से भी बहुत लोगों को देश के लिए प्रेरित किया गया था, उनके मन में नेशनलिज्म की भावना लाई गई थी। ओके,
अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ आइकन्स एंड सिंबल्स भी प्रेजेंट किए गए, जैसे कि ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया। पहला ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के समय। कब डिज़ाइन किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट के समय। उस समय कौन से कलर यूज हुए थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। कौन से थे? रेड, ग्रीन एंड येलो, जिसमें बीच में एक 8 लोटस था जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को दिखाता था, और एक क्रेसेंट मून था जो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। फिर बाद में जब हमारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ये सब मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय एक और बनाया गया, एक और डिज़ाइन किया गया ट्राई कलर, जो कि रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का था। किस कलर का था? रेड, ग्रीन एंड वाइट। और बीच में इस बार चक्र था, स्पिनिंग व्हील था, जो कि गांधी जी के आइडियल को सिग्निफाई कर रहा था। क्लियर है? चलिए, वैसे ही एक और तरीका था, हमारी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया, जैसे मैंने भी बताया सोने की चिड़िया। बस वैसे ही और भी बहुत सारे राइटर्स थे जो हमारे एंशिएंट इंडिया के अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में लिखने लगे और लोगों के मन में देश के लिए प्राउडनेस की फीलिंग को जगाने लगे। तो ये सब कुछ तरीके थे जिनसे लोगों के मन में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की भावना को जगाई गई और सबको यूनाइट करने की कोशिश की गई। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। इसी के साथ मेरा चैप्टर ओवर हो जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रैदर सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि शायद बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, शायद नहीं, इनफैक्ट डेफिनेटली, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी, तो उसे प्लीज़ देखना आप नहीं भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड अगर ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।